इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन के बारे में या यूनाइटेड नेशंस के बारे में। तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई? वास्तव में इसकी स्थापना सबसे पहले 26 जून 1945 को हुई थी। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को, यूएस में। और इसको एनफोर्स कब से किया गया, इम्प्लीमेंट हुआ ये आपका 24 अक्टूबर 1945। तो वैसे एग्जाम में यही आता है कि फॉर्मेशन में सिर्फ यही आएगा आपका 24 अक्टूबर, जब से इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। तो इसका फाउंडेशन डे हम 24 अक्टूबर 1945 ही लेते हैं और इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है। तो इसके फाउंडिंग कंट्रीज कितनी कौन थी? तो फाउंडिंग कंट्रीज थी आपकी 51, जब ये 26 जून 1945 को फॉर्मेशन हुआ था यूएन का। और उन्हीं फाउंडिंग कंट्री में से आपका इंडिया भी उसमें शामिल था। ठीक है, फाउंडेशन कंट्री में ही आपका इंडिया भी था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आपका यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएस के न्यूयॉर्क में। ठीक है, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो सबसे मेन या चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं तो वो आपके सेक्रेटरी जनरल होते हैं। ठीक है, तो वो है इसके एट प्रेजेंट एंटोनियो गुटेरेस, जो कि है पुर्तगाल से। ठीक है, और जो भी ये सेक्रेटरी जनरल बनते हैं वो कभी भी किसी भी जो परमानेंट कंट्रीज हैं, ठीक है, परमानेंट कंट्री है इस मेंबर कंट्रीज हैं, उनमें से नहीं बनता। ये हमेशा अदर कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज में से बनाया जाता है, परंतु इसको परमानेंट कंट्रीज में से नहीं बनाया जाते। और ये 9th नंबर के हैं, इनकी 9th पोजीशन है एंटोनियो गुटेरेस की, सेक्रेटरी जनरल की। ठीक है, यूएन में। और इसके मेंबर कंट्रीज कितनी है? तो मेंबर कंट्रीज है यूएन में 193। और सबसे लास्ट में जो इसमें शामिल हुआ है वो है आपका साउथ सूडान अफ्रीकन कंट्री, जो कब हुआ था शामिल? 2011 में। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व के अंदर पीस, इंटरनेशनल लॉ को मेंटेन करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। तो इस चीज के ऊपर काम करता है आपका यूनाइटेड नेशन। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज को है आपकी फ्रेंच और इंग्लिश। और वैसे इसकी 6 लैंग्वेजेज है, परंतु जो इसके जिसमें काम काज होता है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो वो आपकी कार्यकारी भाषा है, वो आपकी सिर्फ फ्रेंच और इंग्लिश है। इसके अलावा इसकी 4 और भाषाएं हैं, इसमें टोटल 6 हैं। ठीक है, तो सबसे कौन कौन सी है? फ्रेंच, इंग्लिश तो आपकी ऑफिशियल होगी, फिर अरेबिक होगी, फिर स्पेनिश होगी, फिर रशिया होगी, फिर चाइनीज होगी। अरेबिक को सबसे लास्ट में इसमें शामिल किया गया है। इस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहले हुआ क्या था कि जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 के बीच तक चला था। ठीक है, तो उस समय काफी कंट्रीज ने क्या किया था कि सभी को एक जरूरत महसूस हुई थी कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिससे इस तरह के विश्व युद्ध ना हो। क्योंकि किसी भी विश्व युद्ध में चाहे वो कोई भी कंट्री या कोई भी देश हारे या जीते, नुकसान सभी का होता है। ठीक है, तो इसलिए उस समय 1920 में लीग ऑफ नेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया कि कभी भी दोबारा फ्यूचर में भी या भविष्य में दोबारा प्रथम विश्व युद्ध की तरह कोई भी विश्व युद्ध ना हो। परंतु वो असफल रहा और जिसके कारण आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ 1939 से 1945 तक चला जो। तो उसके बाद ही आपका फ्रांस, ब्रिटेन और यूएस और बाकी 26 कंट्रियों के समेत और कुछ और कंट्री जो टोटल थी 51 कंट्रियों ने मिलकर बनाया कौन सा? आपका यूएन बनाया गया। तो क्योंकि हमारे जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें एक अलायंस पावर था और एक एक्सेस पावर था। तो अलायंस पावर में आपका, जैसे कि हमें मालूम है, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएस था। और जो एक्सेस पावर था या धुरी राष्ट्र थे उसमें जापान, जर्मनी, इटली वगैरह शामिल थे, जो कि हार गया था और अलायंस पावर उस समय जीत गया था। तो इसलिए उन्होंने मिलकर एक यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि दोबारा ऐसी परिस्थिति ना आए और इस तरह के कभी भी दोबारा से विश्व युद्ध ना हो। तो इसके यूएन के 6 ऑर्गन्स हैं, या हम बोल सकते हैं यूएन के 6 अंग हैं। तो सबसे पहले कौन सा है? जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में क्या होता है कि एक तरह की असेंबली है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, जो क्या करती है, पॉलिसी मेकिंग का काम करती है। और जिसके मेंबर है, जो आपके यूएन के मेंबर है 193, वो आपके जनरल असेंबली के भी मेंबर होंगे।
और इसकी हर साल सितंबर के महीने में एक समिट होती है, और जिसमें हर कंट्री के चीफ उसमें प्रेसिडेंट या क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर उसमें इलेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं अपने देश का। और उसमें बजट से लेकर पीस, सिक्योरिटी या किसी भी कंट्री को शामिल करना है या किसी कंट्री को सस्पेंड करना है, उसके ऊपर चर्चाएं किसमें की जाती है, तो जनरल असेंबली में की जाती है। और ये जनरल असेंबली हर साल सितंबर के मंथ में होती है न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली हॉल में। ठीक है, तो जनरल असेंबली जो यूएन का, अगर क्वेश्चन ये आता है कि यूएन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, और फिर जो आपका सिक्योरिटी काउंसिल है, ये दूसरा ऑर्गन है आपका। इसके टोटल 6 ऑर्गन है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट, और आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिर आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और फिर सिक्स्थ आता है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, तो इनमें से सभी के हेडक्वार्टर है आपके न्यूयॉर्क में, सिवाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है आपका द हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, तो इस तरह से जनरल असेंबली में जितना भी पॉलिसी मेकिंग अपने मेंबर कंट्रीज या वर्ल्ड वाइड कंट्रीज के लिए जितने भी पॉलिसी मेकिंग पे चर्चाएं होती हैं, डिसीजन लेना है, वो सारा आपका जनरल असेंबली में होता है। ठीक है, और उसमें हर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव पार्ट हिस्सा लेते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होता है, सिक्योरिटी काउंसिल को ही पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में पुलिसमैन का काम करती है, एक वॉचमैन की तरह काम करती है, सिक्योरिटी का काम करती है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल। और इसके इसमें मेंबर होते हैं 15 मेंबर कंट्रीज होती हैं, जिसमें 5 परमानेंट होती हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। और इस समय एक क्वेश्चन और भी बनता है कि भारत भी 2021 से 2023 के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बना है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, जो कि 1 जनवरी 2021 से और 1 जनवरी 2023 तक आपका 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर रहेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। परमानेंट मेंबर कौन है इसके, परमानेंट मेंबर वो जिनके पास वीटो पावर होती है। मतलब तो एक आपका यूएस हो गया, ठीक है, दूसरा यूके हो गया, तीसरा चाइना हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया। ठीक है, और तीनों के पास ही वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब कि इनके पास इस तरह की पावर होती है, अगर कोई भी किसी भी चीज पे आप लॉ बनाते हो या कानून बनाते हो, ठीक है, तो उस पे आपकी पांचों की सहमति होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी उसके लिए मतलब अपना वीटो पावर यूज करता है, तो इसका मतलब उस लॉ को नहीं लाया जा सकता, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता जब तक कि चारों की तरफ से उसको अप्रूवल नहीं मिल जाता। तो इसलिए इन 5 कंट्री में से कोई भी अपना वीटो पावर यूज कर सकता है किसी भी लॉ के अगेंस्ट। और जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास सिर्फ वोटिंग राइट होता है या वोटिंग पावर होता है, तो वो सिर्फ वोट कर सकते हैं। परंतु इसमें 5 का वीटो 5 का अप्रूवल होना बहुत जरूरी होता है कि किसी भी लॉ को लाया जाता है। अगर कोई भी एक जो परमानेंट मेंबर्स हैं इनमें से अपना वीटो पावर यूज करता है, तो उस लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, वो लॉ नहीं बनाया जाता। फिर आता है आपका सेक्रेटरीट। ठीक है, इसमें वही आपका जो इसमें सेक्रेटरी जनरल होते हैं उसको अपॉइंट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा। जनरल असेंबली कौन, वही जिसमें 193 मेंबर कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा अपॉइंट किया जाता है किसको, आपके सेक्रेटरी जनरल को। और जो सेक्रेटरी जनरल है उनका टेन्योर होता है 5 साल का, और 5 साल के बाद उनको चाहे तो दोबारा भी अपॉइंट किया जाता है, पर उनका एक बार का जो टेन्योर होता है वो 5 साल के लिए होता है। फिर आता है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्योंकि नाम से ही क्लियर है यहाँ पे कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर कोई भी आपका किसी भी दूसरी कंट्री के साथ आपका डिस्प्यूटेड चला है कुछ भी आपका, तो उसके ऊपर कोई भी सुनवाई या उसके ऊपर कौन काम करेगा, तो वो करेगा आपका, क्योंकि अगर वो आपका इंटरनेशनल लेवल पे है तो उसको इंटरनेशनल कोर्ट द्वारा ही सॉल्व किया जाता है। इसमें 15 जजेज होते हैं और जिनका टेन्योर होता है 9 साल का। ठीक है, तो एट प्रेजेंट भारत से भी उसमें एक जज है, तो उनका नाम है दलबीर भंडारी है, जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज है।
तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द हैग में है, नीदरलैंड में। इसके अलावा बाकी जितने भी ऑर्गन है सबका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये भी आपका नाम से क्लियर है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में मतलब वर्ल्ड वाइड कंट्रीज के अंदर जितनी भी आपके लोगों को फाइनेंशियली या सोशली उनको सिक्योर करना, ठीक है, तो उसके लिए ही काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनेस्को हो गया, यूनिडो हो गया, और भी काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि आपके किसके यूएन के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर बनाए गए हैं। और ये पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी कंट्रियों के लिए वहाँ की इकोनॉमिक एंड सोशली उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, उनकी मतलब ह्यूमन राइट्स वगैरह के लिए काम करती है। फिर आता है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। ट्रस्टीशिप काउंसिल ये उस समय बनाया गया था क्योंकि 1945 के टाइम जब आपका यूरोपियन कंट्री ने काफी कंट्रियों पे कब्जा कर रखा था, कॉलोनीज बना रखी थी, तो उन कॉलोनियों किसके अंडर थी वो, जैसे इंडिया भी उस समय, क्योंकि इंडिया भी 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, तो वो उससे पहले किसकी कॉलोनी था, आपका ब्रिटिश की थी। ये फ्रांस ने भी काफी अफ्रीकन कंट्री या कई नीदरलैंड वगैरह ने काफी कॉलोनीज थी। तो ये उन कॉलोनीज या उन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस के लिए बनाया गया था जहाँ पे दूसरी कंट्री एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे। तो यहाँ पे वो देखा जा रहा था कि जो वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं या उनको मॉनिटर करने के लिए बनाया गया था, उनको सिक्योरिटी दी जाए, उनको पीसफुली लाइफ जीने का अधिकार दिया जाए, ह्यूमन राइट को वायलेट ना किया जाए। तो इसलिए ये ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया गया था, परंतु जो इस समय इनएक्टिव है, ठीक है। और ये अब सस्पेंडेड हो गया था, कब, 1994 से ये इनएक्टिव है, क्योंकि अब जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट कंट्रीज क्या है, इंडिपेंडेंट हो गई है या दूसरी कंट्री में मर्ज हो गई है या सब ने सॉवेरेन कंट्रीज बन गई, सब ने अपनी डेमोक्रेसी वगैरह पे चल रही है। तो इसलिए अब इस चीज की जरूरत नहीं है। तो ये आपके थे यूएन के 6 ऑर्गन्स।